सिद्धार्थ की बहुत खोजबीन करने के बाद भी जब वो नहीं मिला, तो होम मिनिस्टर योगेंद्र सिंह अपने घर चला गया था, जहां पर उसे अपने बेटे आरंभ सिंह को मुखाग्नि देनी थी। उसके दिल के अंदर एक आग जल रही थी। वो आग सिद्धार्थ का खून देखकर ही बुझने वाली थी, लेकिन सिद्धार्थ तो उसके हाथों से दूर जा चुका था, जहां से उसको ढूंढ पाना होम मिनिस्टर योगेंद्र सिंह के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। योगेंद्र सिंह जब अपने घर पहुंचा तो पाया कि उसके घर के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ को देखकर उसके मन में किसी अनहोनी की आशंका उठ गई थी। वहां पर उसके कार्यकर्ताओं, पार्टी के कुछ नेताओं के साथ पुलिस भी भारी मात्रा में मौजूद थी। वो झट से अपने कार से उतरा और भागकर जब अंदर पहुंचा तो अपने सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए थे। उसके सामने उसकी पत्नी आरती की लाश टंगी हुई थी और उसके बेटे आरंभ की बॉडी उसी के नीचे पड़ी हुई थी। होम मिनिस्टर योगेंद्र सिंह वहीं धमाक से बैठ गया था। ना तो वो रो पा रहा था और ना ही कुछ कह पा रहा था। उसे आरती की कही हुई बात याद आ रही थी, जब उसने कहा था कि अगर उसने सिद्धार्थ को नहीं ढूंढा तो वो सुबह उसका मरा हुआ मुंह देखेगा। योगेंद्र को लगा था कि आरती शायद भावुकता में आकर ऐसा कह रही है, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आरती सिंह ऐसा कर भी सकती है। करीब 3 घंटे के बाद आरती और आरंभ की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अंदर ले जाया जा रहा था और उधर से करणवीर और रणजीत की बॉडी बाहर लाई जा रही थी। योगेंद्र सिंह की एक जिद ने दो परिवारों को जड़ से खत्म कर दिया था। करणवीर और रणजीत की बॉडी को उसके कुछ दूर के रिश्तेदारों और उसके सेक्रेटरी रजत ने ले ली थी और फिर वहां से उनकी मुखाग्नि करने लेकर चले गए थे। हॉस्पिटल के अंदर आरती सिंह और आरंभ का पोस्टमार्टम हो रहा था। दूसरी तरफ योगेंद्र सिर झुकाए हुए बाहर बैठा हुआ था। सब यही अंदाजा लगा रहे थे कि अपने बेटे की बीमारी से परेशान होकर आरती ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद आत्महत्या कर ली। न्यूज पर भी सूत्रों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार कहकर यही बात चलाई जा रही थी। स्टेट के होम मिनिस्टर के बेटे की मौत होना कोई छोटी चीज नहीं थी, इसलिए करणवीर और रणजीत की हत्या का मामला नीचे दब गया था। कुछ देर तक योगेंद्र सिंह बैठा कुछ सोचता रहा, फिर अपना फोन निकालकर डीजीपी शुभांकर मिश्रा का नंबर मिला दिया था। डीजीपी शुभांकर मिश्रा वहीं हॉस्पिटल के बाहर मौजूद थे। योगेंद्र के बुलाने पर वो तुरंत भागकर आ गए थे। जी सर, शुभांकर ने सवाल किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कह दो कि सिद्धार्थ और सुकृति बेगुनाह हैं। करणवीर की हत्या किसी और ने की है। योगेंद्र सिंह ने शुभांकर मिश्रा से कहा। उसकी आवाज भर्राई हुई लग रही थी। मतलब सर, डीजीपी शुभांकर मिश्रा को समझ नहीं आया था कि आखिर में योगेंद्र सिंह ऐसा करने को क्यों बोल रहे हैं। मतलब ये कि टीवी पर बुलवा दो कि करणवीर और रजत की हत्या किसी और ने की है। हमने उन्हें पकड़ लिया है। सिद्धार्थ और सुकृति निर्दोष हैं। उनको वांटेड के लिस्ट से हटाया जा रहा है। योगेंद्र सिंह एक ही सांस में सारी बातें बोल गया था। उसकी बात सुनकर शुभांकर मिश्रा को झटका लग गया था। सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? शुभांकर ने चौंकते हुए सवाल किया। कर दो शुभांकर, प्लीज। जो मैं कह रहा हूं करो जाकर इसे। जिसके बदले के लिए मैं सिद्धार्थ को मारना चाहता था, वो दोनों अब इस दुनिया से जा चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी निर्दोष को सजा मिले। इतना कहकर योगेंद्र सिंह वहां से उठा और अंदर चला गया था। शुभांकर को योगेंद्र सिंह का ये हृदय परिवर्तन समझ में ही नहीं आया था, लेकिन चूंकि योगेंद्र सिंह ने उसे ऑर्डर दिया था, इसलिए उसको ज्यादा सवाल जवाब करना सही नहीं लगा और उसने आनन फानन में प्रेस मीट बुलवा ली थी। इधर योगेंद्र सिंह के कहने पर शुभांकर सिद्धार्थ को निर्दोष साबित करने जा रहा था। उधर सिद्धार्थ गुरबचन और सुकृति के साथ एक अनजाने रास्ते पर जा रहा था। सिद्धार्थ को इस बात का जरा सा भी आइडिया नहीं था कि गुरबचन उसे कहां लेकर जा रहा है। वो चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। क्या हुआ सिद्धार्थ, इतना गुमसुम क्यों हो? उसे चुप बैठा देखकर गुरबचन ने उससे सवाल किया। कुछ नहीं अंकल, सिद्धार्थ ने उदासी भरी आवाज में जवाब दिया। सिद्धार्थ के जवाब देने के बाद गुरबचन उससे कुछ और पूछता कि तभी उसका फोन बजा। ये फोन उसे बीरेन ने बुद्धा मार्शल आर्ट से निकलने से पहले दिया था। फोन की घंटी बजते ही सिद्धार्थ चौंक सा गया था। इससे पहले कि वो गुरबचन से इस बारे में कोई सवाल करता,
गुरबचन ने फोन उठाया और बोला, हाँ बीरेन अंकल, मैं सिद्धार्थ को लेकर अरुणाचल प्रदेश से बाहर निकल गया हूं। अब हम तीनों सेफ हैं। तुम्हें न्यूज देखनी चाहिए, बीरेन ने जवाब दिया। बीरेन का जवाब सुनकर गुरबचन ने फोन काट दिया और उसी फोन में न्यूज ऐप चलाकर न्यूज देखने लगा था। अरुणाचल प्रदेश के डीजीपी शुभांकर मिश्रा ने अभी अभी हमें ये बताया कि मशहूर बिजनेसमैन करणवीर और उनके साले रणजीत के हत्यारों को पकड़ लिया गया है और उन्होंने सिद्धार्थ और करणवीर की बहन सुकृति को बेगुनाह बता दिया है। न्यूज सुनते ही गुरबचन के साथ साथ सिद्धार्थ और सुकृति भी चौंक गए थे। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। गुरबचन ने तुरंत न्यूज बंद की और बीरेन को फोन लगा दिया था। हाँ बीरेन अंकल, क्या ये सच है? गुरबचन ने चौंकते हुए सवाल किया। हाँ, सारे नेशनल न्यूज चैनल्स पर यही न्यूज आ रही है, बीरेन ने जवाब दिया। तो फिर क्या करना है? क्या इन्हें वापस लेकर आना है? गुरबचन ने बीरेन से अगला सवाल किया। नहीं नहीं, तुम इन्हें जहां लेकर जा रहे थे जाओ। जब तक मैं ये वेरीफाई न कर लूं कि योगेंद्र का सच में हृदय परिवर्तन हो गया है या फिर ये कोई नया जाल बुन रहा है, तब तक तुम इन्हें वापस लेकर मत आना, बीरेन ने जवाब दिया और उसके बाद फोन काट दिया था। सिद्धार्थ और सुकृति दोनों बीरेन को आशा भरी नजरों से देखे जा रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि बीरेन ने जो कहा है वो सच है। उन्होंने गुरबचन से फिर से न्यूज लगाने को कहा और जब ये खबर एकदम से वेरीफाई हो गई थी कि सच में वो लोग बेगुनाह करार दिए गए हैं, फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे थे। गुरबचन भी ये दृश्य देखकर भावुक हो रहा था और उसके साथ साथ गुल्लू की भी गोल गोल आंखें नम हो चली थी। मुझे वापस ले चलो, मुझे अपने भाई को देखना है, सुकृति रोते हुए बोली। नहीं बेटा, हम वापस नहीं जा सकते, गुरबचन ने जवाब दिया। गुरबचन का जवाब सुनकर वो दोनों हैरान रह गए थे। उन्हें लगा था कि बेकसूर साबित होने के बाद गुरबचन उन्हें वापस लेकर जाएगा, लेकिन उसने तो मना कर दिया था, इसलिए उनका हैरान होना लाजमी था। क्यों? हम वापस क्यों नहीं जा रहे हैं? सिद्धार्थ ने गुरबचन से सवाल किया। उसकी आवाज में थोड़ी सी सख्ती थी। क्योंकि बीरेन अंकल ने मना किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक वो इस बारे में पता नहीं लगा लेते कि सच में पुलिस ने तुम लोगों को बेकसूर माना है या फिर ये योगेंद्र सिंह की कोई चाल है, तब तक तुम्हें छुप कर रहना होगा, गुरबचन ने जवाब दिया। गुरबचन का जवाब सुनकर सिद्धार्थ तो मान गया था, लेकिन सुकृति जिद करने लगी थी। उसे हर हाल में अपने भाई करणवीर का आखिरी दर्शन करने जाना था। माँ बाप के मरने के बाद जिस भाई ने सुकृति को अपनी बेटी के जैसे पाला था, उसको आखिरी बार भी ना देख पाना सुकृति के लिए बहुत दुखदाई लग रहा था। पहले जब पुलिस की नजरों में वो वांटेड थी, तब तो उसे सिर्फ अपनी जान बचाने की फिक्र थी, लेकिन अब जब उसे पता चल गया था कि पुलिस ने उसे बेकसूर मान लिया है, तो वो वापस जाने की जिद करने लगी थी। सुकृति काफी देर तक रो रोकर वापस ले चलने की गुहार लगाती रही, लेकिन जब सिद्धार्थ ने उसे समझाया तो वो मान गई थी और फिर वो तीनों वहां से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ गए थे। सिद्धार्थ और सुकृति को बेकसूर बताने के बाद ईटानगर पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार करके उन्हें करणवीर का कातिल बताकर जेल भेज दिया था। आरती और आरंभ की लाशें शमशान घाट पर पहुंच चुकी थी, जहां पर योगेंद्र सिंह उन्हें मुखाग्नि देने की तैयारी कर रहा था। तभी सायरन बजाते हुए पुलिस की कई गाड़ियां एक साथ आ गई थी। उन गाड़ियों के साथ में कई और गाड़ियों का भी काफिला था। वहां पर स्टेट के चीफ मिनिस्टर योगेंद्र सिंह के परिवार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आए थे। आई एम सॉरी योगेंद्र, आरती ने जब ये किया तो तुम कहाँ थे? चीफ मिनिस्टर ने सवाल किया। मैं अपने विधानसभा में किसी काम से गया हुआ था सर, योगेंद्र सिंह ने जवाब दिया। तब तक पंडित जी ने योगेंद्र को लाश को मुखाग्नि देने के लिए बुला लिया था। अपनी पत्नी और बेटे को एक साथ जलता देखकर योगेंद्र सिंह का कलेजा फटा जा रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही थी। चीफ मिनिस्टर योगेंद्र सिंह के कंधे पर हाथ रखकर उसे सांत्वना दे रहे थे। सर, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, योगेंद्र ने चीफ मिनिस्टर से कहा और उसके इतना कहते ही चीफ मिनिस्टर चौंक गए थे। ये क्या कह रहे हो योगेंद्र? तुम छुट्टी ले लो कुछ दिन के लिए, इस्तीफा क्यों देना चाहते हो? चीफ मिनिस्टर ने उसे समझाते हुए कहा। लेकिन अपनी पत्नी और बेटे के मरने का दुख
योगेंद्र सिंह के ऊपर इतना ज्यादा था कि वो अब किसी की भी बात सुनना नहीं चाहता था। उसने वही शमशान घाट पर ही मौजूद मीडिया कर्मियों को बुलाकर अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया था और उसके साथ साथ राजनीति से भी संन्यास ले लिया था। एक दिन पहले जो योगेंद्र सिंह स्टेट की पुलिस को अपने इशारों पर नचा रहा था, ये सब नियति का ही कमाल था कि आज उसके पास न तो परिवार बचा था और न ही उसके अंदर सत्ता का लालच रह गया था। योगेंद्र सिंह के इस्तीफे की खबर ने अरुणाचल प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर योगेंद्र सिंह ने ऐसा क्यों किया है, लेकिन डीजीपी शुभंकर मिश्रा को ये बात मालूम थी। वो एक कोने में अपने सिर पर हाथ रखे हुए बैठे हुए थे। उन्हें जो सर्विस एक्सटेंशन के साथ साथ पैसे मिलने की उम्मीद थी, वो पानी में जा चुकी थी। शुभंकर मिश्रा को बस रात में हुई घटना को दबा कर रखना था, वरना अब उसे बचाने वाला भी कोई नहीं था। रात के करीब 10 बज चुके थे। गुरबचन पीछे की सीट पर सोया हुआ था और सिद्धार्थ गाड़ी चला रहा था। सुकृति सिद्धार्थ के बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। वो लोग बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट से होते हुए जा रहे थे। अभी वो लोग एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे कि अचानक से एक गाड़ी ने उन्हें बहुत तेजी के साथ क्रॉस किया और उनके सामने ही जाकर एक पेड़ से टकरा गई। अचानक से अपने सामने हुए एक्सीडेंट को देखकर सिद्धार्थ चौंक गया था। उसने झटके के साथ कार पर ब्रेक लगा दिया था और कार के टायर के रगड़ने की आवाज से वो इलाका गूंज गया था। सिद्धार्थ के अचानक से ब्रेक मारने की वजह से गुरबचन सीट से नीचे आ गिरा था। सिद्धार्थ गाड़ी से उतरकर भागकर एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच चुका था और जब उसने कार के अंदर झांका तो पाया कि एक आदमी कार के अंदर बेहोश पड़ा हुआ था। उसके नाक से खून निकल रहा था, जो शायद स्टीयरिंग में लगने की वजह से था। सिद्धार्थ ने गुरबचन और सुकृति को आवाज देकर बुला लिया था और तीनों मिलकर उस आदमी को कार से बाहर निकालने लगे थे। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि सिंडिकेट का शूटर रॉबर्ट था, जो सिद्धार्थ के बारे में खबर निकालकर उसे ढूंढने के लिए ईटानगर जा रहा था। आखिर कैसे पहुंचा था रॉबर्ट राजस्थान से बिहार, और क्या है योगेंद्र सिंह का प्लान? क्या वो सच में सुधर चुका है या फिर वो छेड़ने जा रहे हैं सिद्धार्थ के खिलाफ कोई नई जंग? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।